नमस्कार। एक परफेक्ट समाज, एक आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? ये सवाल हजारों सालों से हमारे जहन में है। तो आज हम इसी एक सवाल के जवाब की तलाश में निकलेंगे। प्राचीन फिलॉसफी से लेकर आधुनिक भारत के बनने तक का एक लंबा सफर तय करेंगे। सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा लगता है ना? पर इसका जवाब उतना ही मुश्किल है। आखिर एक आदर्श समाज होता कैसा है? क्या ऐसा कुछ बनाना मुमकिन भी है? यही वो सवाल है जिसने बड़े बड़े विचारकों को सदियों तक सोचने पर मजबूर किया। तो चलिए देखते हैं कि वो किन जवाबों तक पहुंचे। तो हमारा ये सफर शुरू होता है प्राचीन यूनान से, वो जगह जहां प्लेटो और उनके ही शिष्य अरस्तु ने पहली बार एक राज्य और समाज के बारे में सिस्टमैटिक तरीके से सोचना शुरू किया। और आप यकीन मानिए, उनके विचार आज भी हमारी पॉलिटिक्स को किसी न किसी तरह से शेप दे रहे हैं। तो देखिए, एक तरफ तो थे प्लेटो। उनका मानना था कि शासन सबसे बुद्धिमान, सबसे ज्ञानी लोगों के हाथ में होना चाहिए, जिन्हें वो फिलोसोफर किंग्स कहते थे। मतलब ऐसे राजा जो ज्ञान और तर्क से राज करें, अपनी पर्सनल इच्छाओं से नहीं। वहीं दूसरी तरफ उनके शिष्य अरस्तु थोड़े ज्यादा प्रैक्टिकल थे। उन्होंने कहा कि एक संवैधानिक सरकार होनी चाहिए जिसका आधार हो मिडिल क्लास। प्लेटो जहां शासकों के लिए कलेक्टिव प्रॉपर्टी की बात करते थे, वहीं अरिस्तु का मानना था कि नहीं, प्राइवेट प्रॉपर्टी समाज के लिए बहुत जरूरी है। प्लेटो की फिलॉसफी का जो सेंटर पॉइंट था, वो था उनका न्याय का कॉन्सेप्ट। अब उनके लिए न्याय का मतलब था कि समाज में हर इंसान बस वही काम करे जिसके लिए वो नेचुरली बना है। मतलब जब सैनिक, शासक और कामगार सब अपना अपना काम करें, बिना एक दूसरे के काम में टांग अड़ाए, तभी जाकर एक आदर्श और न्याय से भरा राज्य बन सकता है। अब सदियों बाद एंट्री होती है एक जर्मन फिलॉसफर की, जिसने इन सारे पुराने आइडियाज को जड़ से हिलाकर रख दिया। इनका नाम था कार्ल मार्क्स, और उन्होंने राज्य और समाज को देखने का एक ऐसा क्रांतिकारी नजरिया पेश किया जिसने दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। मार्क्स का ये जो मशहूर कोट है ना, वो उनके क्रांतिकारी विचारों का पूरा सार बता देता है। उनका मानना था कि धर्म जैसी संस्थाएं शोषित वर्ग को उनकी असली गुलामी का एहसास ही नहीं होने देती। ये बस उन्हें शांत रखने का एक जरिया है, एक अफीम की तरह। इस स्लाइड में मार्क्स के जो मूल विचार हैं वो एकदम साफ हैं। उनके हिसाब से राज्य कोई अच्छी चीज नहीं थी, बल्कि वो तो शासक वर्ग का एक हथियार था। पूरी की पूरी हिस्ट्री अमीर और गरीब के बीच की लड़ाई यानी क्लास स्ट्रगल थी। और कैपिटलिज्म, वो तो बस शोषण पर टिकी एक व्यवस्था थी जिसका अंत तभी होगा जब फैक्ट्रीज और जमीन जैसी चीजों पर यानी उत्पादन के साधनों पर मजदूरों का अधिकार होगा। मार्क्स ने सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताई, उन्होंने भविष्य का एक रोड मैप भी दिया। उनके मुताबिक कैपिटलिज्म अपने ही बोझ तले दबकर खत्म हो जाएगा। मालिकों यानी बुर्जुआ और मजदूरों यानी सर्वहारा के बीच की लड़ाई एक क्रांति लाएगी, और उसके बाद एक ऐसे समाज का जन्म होगा जिसमें कोई क्लास नहीं होगी, कोई शोषण नहीं होगा और कोई राज्य भी नहीं होगा। और इसी को उन्होंने कहा कम्युनिज्म। तो चलिए अब इन सारी थियोरीज ऑफ फिलॉसफी से निकलकर जरा हकीकत की जमीन पर आते हैं। भारत की आजादी के वक्त हमारे नेताओं के सामने भी तो वही सदियों पुराना सवाल खड़ा था कि इतने बड़े और विविध देश के लिए एक आदर्श शासन व्यवस्था आखिर बनाई कैसे जाए। और ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था, ये एक बहुत बड़ा काम था। भारत का संविधान बनाने का जो प्रोसेस था वो अपने आप में एक ऐतिहासिक यात्रा थी। इसकी शुरुआत हुई 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक के साथ। यहीं से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की नींव रखी गई, और आखिरकार 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया। इस विशाल डॉक्यूमेंट को बनाने में कितना वक्त लगा? पूरे 2 साल, 11 महीने और 18 दिन। सोचिए कितनी मेहनत लगी होगी। और खर्चा? उस जमाने में इस पर लगभग 64 लाख रुपए का खर्चा आया था। संविधान सभा में उस समय की सभी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां शामिल थीं। कांग्रेस 208 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी थी, तो वहीं मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली थीं। इन सभी अलग अलग विचारधाराओं वाले लोगों ने एक साथ बैठकर भारत के भविष्य पर बहस की। लेकिन इस पूरे काम की बागडोर कुछ बहुत ही कमाल के लोगों के हाथ में थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सभा के अध्यक्ष थे, लेकिन संविधान को उसका जो फाइनल शेप मिला उसका बहुत बड़ा श्रेय ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर BR अंबेडकर को जाता है। और इनके साथ ही HC मुखर्जी और BN राव जैसे और भी कई लोगों का एक बहुत बड़ा योगदान था। और इन सभी की मेहनत का नतीजा था हमारा भारत का संविधान।
ये सिर्फ एक कानूनी किताब नहीं है, बल्कि ये उन सभी बहसों, विचारों और सपनों का एक प्रतीक है जो प्लेटो से लेकर मार्क्स और भारत के स्वतंत्रता सेनानियों तक सदियों से देखे जा रहे थे। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। संविधान कोई मंजिल नहीं है, बल्कि ये तो एक शुरुआत है। ये एक जीता जागता डॉक्यूमेंट है और एक बेहतर समाज बनाने की वो खोज आज भी जारी है। और यही तो हमारे संविधान की सबसे बड़ी खूबी है। ये किसी एक सोच से बंधा हुआ नहीं है। इसमें डेमोक्रेसी के आदर्श भी हैं, सोशल जस्टिस की एक गहरी भावना भी है और देश को चलाने के लिए एक प्रैक्टिकल ढांचा भी है। कह सकते हैं कि ये सदियों की पॉलिटिकल समझ का एक ऐसा अनोखा मिश्रण है जिसे भारत की ज़रूरतों के हिसाब से ढाला गया है। और आखिर में हम घूम फिर कर वापस उसी सवाल पर आ गए हैं। प्लेटो से लेकर अंबेडकर तक सबने एक आदर्श समाज का सपना देखा। हमारा संविधान उस सपने को सच करने की एक बहुत ही हिम्मत वाली कोशिश है। पर सवाल आज भी वही है, क्या एक आदर्श समाज का ब्लूप्रिंट कभी पूरा हो सकता है, या ये एक ऐसी खोज है जो हर पीढ़ी को अपने अपने तरीके से जारी रखनी होगी? शायद इसका जवाब हम सभी को मिलकर ही खोजना है।